कि वो कह रही है कि हाँ, मैं पटना की गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को भेजती हूँ बीजेपी के नेताओं को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में हुए नीट छात्रा की मौत और रेप मामले में अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी बीच जब छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म भी मिले, अब इसके बाद पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी सामने आ गए हैं और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। 6 लोगों के डीएनए टेस्ट भी किए जा रहे हैं और अब यह मामले पे अब राजनीतिक तुल भी पकड़ रहा है। पप्पू यादव भी सवाल उठा रहे हैं। नीट छात्रा के परिजनों के डीएनए सैंपल लेने पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं और अब इस पूरे मामले पर अपडेट देने के लिए और क्या चर्चाएं चल रही है, अब इस पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, क्या अभी नीट जो मामला चल रहा है नीट छात्रा का, वो मामला अब धीरे धीरे दिख रहा है ठंडा पड़ते हुए? यही तो सरकार की मंशा है। यही तो सरकार की मंशा है कि भाई टाइम पास करो, कुछ खाना पूरी करो, धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, सारे गुनहगार बच जाएंगे। यही तो सरकार की रणनीति है। देखिए, ये जो मामला है जो आपने कहा, ये पटना के कंकड़ बाग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो जहानाबाद की बेटी के साथ रेप और मर्डर हुआ, जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसमें आपने देखा होगा पहले दिन से ऑपरेशन लीपापोती चल रही है। पटना सदर का जो एएसपी है अभिनव कुमार ने कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, लड़की ने आत्महत्या की है। वही बात कार्तिकेय शर्मा ने दोहरा दी, सीनियर एसपी ने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आत्महत्या हुई है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पीएमसीएच की, तब उसमें कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। तब इन लोग की फजीहत हुई कि आप क्या बोल रहे थे और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसके बाद देखिए, पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी का गठन किया और कहा कि पटना आईजी की निगरानी में एसआईटी काम करेगी। उसके बाद फिर इसको भटकाने की कोशिश हुई। उसके बाद फिर पटना से इसको जहानाबाद की ओर मोड़ने की कोशिश हुई कि सब कुछ जहानाबाद में घटा था, ये वो। उसके बाद देखिए, 2-3 दिन पहले एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर पुरुष के शुक्राणु हैं। तो एक तरह से रेप की 100% पुष्टि हो गई, मेल स्पर्म यदि आया है तो। उसके बाद फिर फजीहत हो गई बिहार पुलिस की। तब इन लोगों ने बलि के बकरे ढूंढने शुरू किए। सरकार में होता है ना, जब सरकार की किरकिरी हो जाती है तो बलि के बकरे खोजे जाते हैं, कुछ निरीह प्राणी को। तो इसमें 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया। एक चित्रगुप्त नगर थाना की जो प्रभारी थी रोशनी कुमारी, उसको, एक कदम कुआं थाना के कोई दरोगा जी है हेमंत झा, उसको। ठीक है, हो सकता है उन लोगों ने लापरवाही की हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन लापरवाही क्या एएसपी स्तर पर नहीं हुई? क्या सीनियर एसपी स्तर पर नहीं हुई? क्या कार्तिकेय शर्मा से लापरवाही नहीं हुई? अब समस्या ये है कि कार्तिकेय शर्मा जो सीनियर एसपी बने हुए हैं, वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पैरवी से बने हुए हैं। ललन सिंह ने अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेय शर्मा को सीनियर एसपी बनवा दिया है। तो आज की तारीख में ना पलटू राम की औकात है, ना सम्राट चौधरी की औकात है कि वो कार्तिकेय शर्मा का सस्पेंशन तो छोड़ दीजिए, ट्रांसफर भी कर सके, है ना? तो ये स्थिति है। और लगातार इस मामले में देखिए आपको लापरवाही आ रही है। अब तक देखिए, मनीष रंजन जो मकान मालिक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको रिमांड पर नहीं लिया गया, उससे पूछताछ नहीं हुई है, जो बहुत मोटी बात थी, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी। इसके अलावा अब तक इस मामले में जो हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, और उसका बेटा आशु अग्रवाल, वो भागा हुआ है। नीलम अग्रवाल को तो कुछ देर के लिए थाना में रोक रखा गया था, फिर भाजपा के किसी विधायक ने फोन करके उसको छुड़वा लिया। तो उन लोग का तो बयान देना बिल्कुल जरूरी है ना? फिर अगला कदम जो हुआ है कि वो डीएनए वाली बात है कि शुक्राणु का डीएनए निकाला जाए, एक या उससे ज्यादा पुरुष का डीएनए है या एक का ही है, और फिर जो लोग संदिग्ध हैं उनका खून का सैंपल लिया जाए, खून के नमूने से उनका डीएनए लिया जाए, और जिसके खून का डीएनए शुक्राणु के डीएनए से मैच कर जाए, मिलान हो जाए, वही इसमें दोषी है। सिंपल बात है। अब इसमें है कि लड़की की माँ का भी डीएनए ले लिया गया है। अब ये तो मुझे हजम नहीं हो रही कि माँ के डीएनए लेने के पीछे कौन तर्क है, क्या तर्क है। लड़की के पिता का डीएनए लिया गया, ये भी मुझे हजम नहीं हो रहा है कि लड़की के पिता का डीएनए क्यों लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसी से मिलता जुलता एक और केस हो गया आपको, एग्जीबिशन रोड में है पीजी गर्ल्स हॉस्टल। वहां औरंगाबाद गोह की एक लड़की के साथ 6 जनवरी को ही ऐसा ही मिलता जुलता कांड हो गया। उसमें गांधी मैदान थाने में
एफआईआर हुआ है। अच्छा, एक हिंदी अखबार ने 1-2 महीने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें एक झारखंड की भाजपा नेता है, कोई फूल जोशी नाम है, उसका स्टिंग था कि वो कह रही है कि हाँ, मैं पटना की गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को भेजती हूँ बीजेपी के नेताओं को। तो उस पर भी काम होना चाहिए था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो कुल मिला के ऑपरेशन लीपापोती जारी है। देखिए, जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, एक बयान उनका अब तक नहीं आया है। वो पता नहीं किस समृद्धि यात्रा में निकले हुए हैं, किस दुनिया में हैं। एक बयान, इतना बड़ा ये कांड हुआ है नीट छात्रा का, पूरे देश में चर्चा है, राष्ट्रीय सुर्खियों में है, मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके दूरगामी असर होंगे, क्योंकि जो लड़कियां भेजी जाती थी छोटे छोटे शहरों से पढ़ने के लिए पटना में हॉस्टल में, उन लड़कियों को अब उनके माता पिता हटा रहे हैं। तो वो तो समझिए एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया है जी। सर, तो मतलब ये जो मामला है इसको लिपापोती करने के पीछे ये कारण है कि कहीं पटना के हॉस्टल्स में सेक्स रैकेट चलाए जाए। वही कारण ही है, और उसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, बड़े बड़े रसूखदार प्रभावशाली लोग, सफेद पोश शामिल है। और यदि सच में सबके नाम उजागर हो गए ना, तो ये सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए ये ऑपरेशन लीपापोती हो रही है। और रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, और पप्पू यादव लगातार इस पर एक्टिव हैं और मांग कर रहे हैं सही तरीके से जांच होने की, निष्पक्ष जांच होने की। पप्पू यादव ने डीएनए सैंपल को लेकर जो है सरकार पर सवाल भी उठाया। रोहिणी आचार्य का तो उतना मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, पप्पू यादव ने सकारात्मक पहल की है और वो इस पर काफ़ी मुखर रहे हैं, और उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के लिए। तो उनका तो काम अच्छा है, कम से कम उनकी वजह से ये मुद्दा बना हुआ है सुर्खियों में। और सबसे ज़्यादा जो निंदनीय, जो मुझे लगता है भूमिका इस पूरे प्रकरण में है, वो बिहार राज्य महिला आयोग की है। बिहार राज्य महिला आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। उसमें कौन चमची लोग जाके बैठ गई हैं, ना वो एक इसकी जांच करती हैं, ना उनका कोई बयान आता है, ना वो मतलब कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। ये कैसा महिला आयोग है भाई? जब मुख्यमंत्री ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया था, तब भी कोई हलचल नहीं थी बिहार राज्य महिला आयोग में। अब इतना बड़ा कांड हो गया, नीट छात्रा की हत्या हो गई, और तब भी कोई हलचल नहीं है बिहार राज्य महिला आयोग में। तो ऐसे महिला आयोग को, नकारा महिला आयोग को बने रहने का तो कोई हक नहीं है। ये लोग जनता के पैसे पर बस वेतन ले रही हैं, गाड़ी घोड़ा पर घूम रही हैं जी। सर, तो क्या लगता है ये मामला सुलझेगा या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? मुझे बिहार पुलिस से तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। यदि सीबीआई की एंट्री होती है तो हो सकता है कुछ सच्चाई सामने निकले। जैसे दर्शकों को याद होगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जब सीबीआई की एंट्री हुई, तब कुछ सच्चाई सामने निकली। तब मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, समाज कल्याण मंत्री को। तब ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो जो थोड़ी बहुत सच्चाई निकली मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, वो सीबीआई के आने के बाद निकली। इस केस में यदि हम एसआईटी के भरोसे छोड़ दें तो कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग पूरी लिपापोती। अब तो ये बात आ रही है कि जो चादर थी जिस पर लड़की उनका इलाज हुआ था, उस चादर को भेजा गया एफएसएल में, तो उसके पहले उसको धो के भेज दिया। ये क्या मजाक है? तो चादर का भेजना ही कि आप उसका एफएसएल अचार डालेगा उस चादर का, जब आपने उसमें खून के धब्बे होंगे मिटा दिए, शुक्राणुओं के धब्बे होंगे मिटा दिए, सारे सब को धो के, है ना, एकदम ये करके भेज दिए। क्या आप ये चला रहे हैं? धोबी घाट है क्या पटना पुलिस? धोने की क्या जरूरत थी? आपने सारे उसके सबूतों को मिटा दिया। तो ये सब कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। इतना मैं नहीं मानता कि इतने भोले भाले पुलिस अधिकारी हैं कि एफएसएल को वो चादर भेजने के पहले पूरा धो देंगे कि साफ चादर भेजो। मैं नहीं मानता कि ये भोलेपन में किया गया है। ये बिल्कुल शातिराना कोशिश है सबूतों को मिटाने की जी। और अभी जो प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश, वे भी काफी आक्रोशित दिखे और वो अभिमन्यु ही बन गए हैं। वो तो अभिमन्यु ही बन के घूम रहे हैं, एक के बाद एक दरवाजा ही तोड़ने वाले हैं। तो उनमें तो अभिमन्यु की आत्मा का प्रवेश हो गया है जी। तो वो भी कह रहे हैं कि वे अब सबके पर्देफाश करेंगे, सबको दस्तानाबूद कर देंगे। अब कोई क्या कहेगा? देखिए उनका क्या मनोबल बढ़ा हुआ है, आप खुद सोचिए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल तो खुद इस पूरे मामले के बाद कटघरे में है, और वही लोगों को मतलब धमकियां दे रहे हैं। अब उनकी इस शक्ति का क्या स्रोत है? इसका मतलब है कि कोई वरद हस्त है किसी बहुत ताकतवर आदमी का उन पर, इसलिए वो इतना मतलब ये बने हुए, अगिया बेताल बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ऊपर के सिस्टम के बड़े लोग हैं इस पूरे मामले में। आप देख रहे हैं, दबी जबान में लगातार बात आ रही है कि कोई मंत्री का बेटा है, विधायक का बेटा, सांसद का बेटा, लगातार बात आ रही है। पटना में आप कहीं जाइए, लोग ये बात कर रहे हैं पूरे। लेकिन साफ साफ नाम तो नहीं आ रहा ना। नाम देखिए नाम जब तक सबूत नहीं मिलता, ठोस सबूत, मान लीजिए मुझे ही मालूम है कि इसमें कुछ रसूखदार लोग हैं, लेकिन जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, मैं कैसे नाम ले लूंगा? मैं ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तो हूँ नहीं।
या मान लीजिए पप्पू यादव ही हैं, उनको भी ये मालूम है, लेकिन जब तक ठोस सबूत किसी खास आदमी के बारे में नहीं हो, कैसे ले सकते हैं? ये तो गैर जिम्मेदारी हो जाएगी ना। जी। आप यदि ऐसे ही किसी का नाम ले लें तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन उस बिंदु पर एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उस दिशा में। जी। तो सुना आपने हमारे इस इंटरव्यू को, तो अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस अब कब तक इस पूरे मामले को साफ करती है और इस पूरे मामले में आखिर कौन आरोपी निकलता है, और अब सीबीआई की जांच होती है या नहीं होती है, अब देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।